थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि ज़ियाउल हक आ जाता है, और वो कैसे आएगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सिचुएशन एंडिंग की तरफ बहुत chaotic थी। लॉ एंड ऑर्डर हम्म। सिचुएशन किया था, तो इस वजह से उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। एंड मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो उस वक्त के चीफ ऑफ हम्म। आर्मी स्टाफ कौन थे? ज़ियाउल हक थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो से पहले जो जिनके पास मार्शल लॉ था और जिनके पास प्रेसिडेंसी थी वो याया खान थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डरली चल रहे हैं। पहले याया खान, हम्म। कल अयूब खान, सो अयूब खान, देन याया खान, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो, एंड देन जियाउल हक। सो अब हम जियाउल हक का हम्म। टाइम में जा रहे हैं कि इसमें क्या होता है। तो ये जब इनको हैंड ओवर हो जाती है सारी चीजें, तो अनाउंस करते हैं कि भुट्टो गवर्नमेंट वाज करप्ट, मिसयूज्ड गवर्नमेंट्स मनी एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भुट्टो का टाइम एरा वाज नोन टू बी वेरी मॉडर्न। ऐसा लगता था कि बहुत मॉडर्निज्म जो है वो भुट्टो के टाइम पीरियड पे थी। और जिया जो है उसको, उनको ये पॉइंट मिल गया था कि ठीक है वो बहुत मॉडर्न थे, तो लेट्स एस्टैब्लिश वेरी इस्लामिक सिस्टम इन पाकिस्तान। तो उन्होंने अपने आप को एक ऐसा लीडर शो करना था जो कि बहुत डेटरमाइंड था। और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर, ये पॉलिटिक्स का पार्ट होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो चीजें इल्जाम लगाओ ताकि आप अच्छे बन जाओ। जबकि ऐसा ऐसा होता नहीं है कि आप किसी और को बुरा भला बोलो तो आप भी अच्छे नहीं रहते हो। तो दिस इज वेरी डर्टी पॉलिटिक्स, जिसमें ये लोग पिछले वाले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं ताकि अपने आप को अच्छा दिखा सकें। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जियाउल हक डिड। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को अक्यूज किया कि इन्होंने किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट को मरवा दिया था अपनी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भेज के। उसके बाद वो ट्रायल 2 साल चला, उसमें समहाउ जुल्फिकार अली भुट्टो वाज फाउंड गिल्टी। फिर उसके बाद उनको लाइफ सेंटेंस दे दी गई थी। और ये जो है वो एक तरीके से शोकेस किया जियाउल हक ने कि दैट ही इज अ वेरी डिटरमाइंड लीडर। उसके बाद ही वांटेड टू स्टैब्लिश गुड रिलेशंस विद बलूची ट्राइबल लीडर्स। ये भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि बलूचिस्तान जो है ना वो थोड़ा सा रिबेलियस किस्म का प्रोविंस हमेशा से रहा है। और उसमें बहुत ज्यादा ये बात नोन है कि वहां पर इंडियन जो टेररिज्म है वो समहाउ देयर कनेक्टेड विद बलोची ट्राइबल लीडर्स, और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म होती है। तो बलोची लोगों को लगता है कि बलूचिस्तान को उसका ड्यू राइट नहीं मिलता, इसकी वजह से वो लोग रिटेलिएट करते हैं। तो जियाउल हक जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन को मेंटेन करना चाहते थे। हेंस उन्होंने थोड़े अच्छे रिलेशंस अपने इम्प्रूव करे। कैसे इम्प्रूव कर सकता है कोई रिलेशंस अपने क्योंकि बलूचिस्तान का हमेशा से हमें नोन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया, थोड़े से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर दिए, वहाँ की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर दिया ताकि बलूचिस्तान के लोग भी उनके रूल को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, कहीं का भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप वहाँ के लोगों की थोड़ी सी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर देंगे तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। ये एक 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 ये लॉ है, एक रूल है, और इस तरीके से पॉलिटिशियंस करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसबैंड कर दिया एफएसएफ को। यानी एफएसएफ जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो का इनिशिएटिव था उसको खत्म कर दिया। और वो चाहते थे कि पीपीपी जो है वो पावर से भी थोड़ा आउट है। वैसे मार्शल लॉ हो गया। मार्शल लॉ में यही होता है कि जो गवर्नमेंट, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ऑलरेडी पीछे हो जाती हैं, वो स्टेप असाइड हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त आर्मी का पूरा कंट्रोल होता है। तो वो ये चाहते थे इंटेंशनली भी है पीपीपी को जो है वो वापस से वो लोग यूनाइट ना हो या वापस से पावर क्लेम ना करें। फिर in 1979 a federal Shariat court was set up to check whether the laws were Islamic। बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि जो पीएनए थी, जो पिछली हमने एरा में देखा कि पीपीपी वर्सेस पीएनए था, तो पीएनए कहता था कि हम थोड़ा इस्लामिक लॉ लाना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने जियाउल हक ने ये बात पकड़ ली थी कि ठीक है, कि इन्होंने कैंपेन करी कि हम इस्लामिकली जो है वो चलेंगे। तो उन्होंने उस चीज को कैश किया और उन्होंने चेक करना शुरू किया कि लॉज जो हैं पाकिस्तान में क्या वो इस्लामिक हैं या नहीं है। और उसके बाद ही इंट्रोड्यूस इस्लामिक मेजर्स टू विन द सपोर्ट ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स। तो बेसिकली जब आए हैं पावर में जियाउल हक, तो उन्होंने हर तरीके से जो है कोशिश की है कि वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सके। उन्होंने बलूचिस्तान के लिए थोड़ा सा काम कर दिया, थोड़ा सा उन्होंने इस्लामिक मेजर्स ले लिया ताकि उनको रिलीजियस जो ग्रुप होता है उससे भी सपोर्ट मिल जाए।
और फिर उन्होंने हुदूद ऑर्डिनेंस जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। हुदूद ऑर्डिनेंस क्या होती है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसमें क्या होता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी कि उन्होंने ना इस्लामिक पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस करा दी थी कुछ क्राइम्स के लिए, जैसे गैम्बलिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, थेफ्ट, एडल्ट्री। ये चारों आपको नाम याद होने चाहिए कि हुदूद ऑर्डिनेंस क्या था। हुदूद ऑर्डिनेंस एक इनिशिएटिव था, किसने लिया था, जियाउल हक ने लिया था। इसमें क्या था, इसमें इस्लामिक पनिशमेंट्स थी, किस चीज के लिए थी, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, थेफ्ट और एडल्ट्री के लिए थी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे आंसर करेंगे। मैं दोबारा से लिख भी देती हूँ, अब इसको अपने पास कॉपी कर लो। मैंने शायद अपनी स्क्रीन उल्टी रखी है। क्या, इसमें पेन दिख ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, तो हुदूद ऑर्डिनेंस का 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें हम कैसे आंसर करते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, हुदूद ऑर्डिनेंस में यू नीड टू आंसर हु इंट्रोड्यूस्ड इट। तो जियाउल हक इंट्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, मैं आपको सब क्वेश्चंस इसके बना कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम 4 मार्क्स को कैसे आंसर करते हैं। इसकी खैर हम अलग क्लास भी करेंगे, लेकिन अभी भी लिख लो, बाद में भी समझा दूंगी। हु इंट्रोड्यूस्ड इट, जियाउल हक इंट्रोड्यूस्ड इट। व्हाट वाज इट अबाउट, व्हाट वाज इट अबाउट, इट वाज अबाउट इस्लामिक पनिशमेंट। ठीक है, व्हाट वाज इट अबाउट, इट वाज अबाउट इस्लामिक पनिशमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर व्हाट, फॉर व्हाट क्राइम्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 बातें हैं तो हम 3 बातों को एड्रेस करेंगे। फॉर व्हाट क्राइम्स, सो क्राइम्स आपके पास ये लिखे हुए, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, थेफ्ट एंड अडल्ट। तो ये चीजें जो है ना वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हुदूद ऑर्डिनेंस, who introduced it, what was it about, it was about Islamic punishments, for what crimes, for gambling, drinking, theft and adultery। सही है, इसको लिख लो, अपने पास कॉपी कर लो ताकि ये आपको याद रहे कि हुदूद ऑर्डिनेंस में हम क्या आंसर करेंगे। It was about क्या? It was about Islamic punishment हम्म, for gambling, drinking, theft and adultery। For what crimes में, for gambling, drinking, theft and adultery। हम्म, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भी भेज रही हूँ आपके। अच्छा जी, फिर आ जाओ कि इन्होंने और इसके अलावा क्या किया। इसके अलावा इन्होंने इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज को कंपलसरी कर दिया। फिर उन्होंने थोड़ा सा एलिमेंट्स की सपोर्ट विन करने के लिए क्या किया कि वो फास्ट यानी जो हिफ्स करते हैं कुरान को, उनको सिविल सर्विस में एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए और अरबिक लैंग्वेज को प्रमोट किया। और उशर ऑर्डिनेंस इम्पोज्ड 5% टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। सो उशर ऑर्डिनेंस, हुदूद ऑर्डिनेंस डिफरेंट चीजें हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हुदूद ऑर्डिनेंस जो है वो हुदूद को ना हद से याद रखना, अगर कंफ्यूजिंग लगे हुदूद को हद से याद रखते हैं कि अगर आप किसी चीज में हद पार करते हैं तो आपकी फिर क्या पनिशमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में कुछ चीजों की बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। तो इससे हुदूद ऑर्डिनेंस याद रखना। और उशर ऑर्डिनेंस जो होती है ना वो पेमेंट्स रिलेटेड होती है। तो उशर ऑर्डिनेंस में 5% टैक्स देना था उन लोगों को, यानी ऑब्वियसली जो लैंड ओनर्स थे उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा कि अगर उनका एग्रीकल्चरल लैंड है और वो अर्न कर रहा है एक अच्छी अमाउंट, तो दे नीड टू पे 5% टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये कराई। अच्छा, अब और इसके अलावा 1980 में ही इम्पोज अ 2.5% वेल्थ टैक्स ऑन सेविंग्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट। 2.5% वैसे जक़ात का भी होता है, लेकिन इन्होंने अलग से वेल्थ टैक्स भी लगाया था ऑन सेविंग्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट। कुछ कुछ मिलता जुलता है जक़ात से। कुछ लोगों को लगता है कि इन्होंने जक़ात को ही कंपलसरी करवाया था, बट बहुत क्लियरली नाम नहीं है कि ये जक़ात का टैक्स था, तो इसलिए इसको हम वेल्थ टैक्स ही लिखेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, money raised was given to zakat committees in villages and towns for poor. Some Muslim groups protested against this since their view of Islamic law was that giving should be voluntary. अच्छा, कुछ मुस्लिम ग्रुप्स को ये सही भी नहीं लगा कि वैसे टेक्निकली ये जक़ात ही थी, लेकिन उनको था कि भाई ये जक़ात जो है, मुस्लिम ग्रुप्स को लगा कि जक़ात जो है वो आपकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपने दे दी होती है, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद जक़ात।
ठीक है, तो ज़कात ऑर्डिनेंस भी थोड़ा सा लोगों ने इसको अपोज किया था। ऑब्वियसली अगर आप किसी से टैक्स के नाम पे कुछ करवाएंगे तो उनको यही लगेगा कि ये वेल्थ पता नहीं कहाँ जा रही है, और लोगों का अपने होते हैं कि हम खुद देना चाहते हैं जिसको भी दें, आप क्यों हमसे जो है वो ले रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो ज़कात ऑर्डिनेंस भी 4 मार्क्स के लिए आता है। मैं अभी इसको अभी आपको आंसर करवाती हूँ। एंड इन 1984 these groups held demonstrations in Islamabad forcing Ziaul Haq to accept their objections and exempt them from paying the tax. So ये बात बहुत थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल टाइप है कि क्या ज़कात ऑर्डिनेंस कंपलसरी होना चाहिए था या नहीं। वैसे तो दिस इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम, अगर लगा भी दिया था तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन लोगों को होता है कि हम उन्हें खुद देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, जब हमारा दिल जाएगा हम देंगे। एक साल में हमारा जब हमारे पास इतना अमाउंट होगा, इतना कैश होगा, हम दे देंगे। अगर लेकिन गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करेगी तो वी डोंट नो कि वो पैसा किसके पास जा रहा है, हम खुद से नहीं दे पा रहे। तो इसलिए लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट किया था कि नहीं, ये हमें जो है ना, हम अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। ठीक है, तो जक़ात ऑर्डिनेंस अगेन वही क्वेश्चंस के मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे आंसर करना। यहाँ तो नहीं लिखते। आई डोंट नो, आज मुझे स्क्रीन अपनी यूज करना नहीं आती है। यहाँ लिखते हैं, ओके। नंबर, ओहो आज तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है। Who, why is it not writing? Who introduced it? जकात ऑर्डिनेंस की क्वेश्चंस देख लो इशाल। Who introduced it? जियाउल हक introduced it। ठीक है, हु सबसे पहला हम 4 मार्क्स में क्वेश्चन को क्या लिखते हैं आंसर, हु इंट्रोड्यूस इट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका इनिशिएटिव था, जियाउल हक का इनिशिएटिव था। और अगर उस इवेंट का ईयर मेंशन्ड है आपके सिलेबस में तो आपको लिखना है। ठीक है, व्हेन वाज दिस इंट्रोड्यूस, हु इंट्रोड्यूस्ड इट, एंड व्हेन वाज दिस इंट्रोड्यूस्ड। तो व्हेन में हम लिखेंगे उसका ईयर। ठीक है, व्हेन वाज दिस इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। सही है शायद, 2 मार्क्स हो गए। हु इंट्रोड्यूस्ड इट, when was this introduced? It was introduced in 1980। ये मैं आपको 4 मार्क्स को आंसर करना सिखा रही हूँ। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, नॉट फॉर 7 and 10 या 14। अच्छा, उसके बाद और क्या होगा, व्हाट वाज दिस अबाउट, व्हाट वाज दिस अबाउट। सो आप लिखोगे दिस वाज अ वेल्थ टैक्स ऑफ अबाउट 2.5%। व्हाट वाज दिस अबाउट, दिस वाज अबाउट a wealth tax of about 2.5% on savings over a certain amount। ठीक है, और फिर what was the reaction, इसमें आप लिखोगे what was the reaction, was it well accepted or it was not accepted, what was the reaction of people। ठीक है, what was the reaction of people, इसको आप ऐसे आंसर करोगे इस क्वेश्चन को, what was the reaction of people। So there were demonstrations in Islamabad. People did not like it and they wanted it to be a voluntary action. And they held demonstrations in Islamabad, forcing Ziaul Haq to accept their objections and exempt them from paying the tax। ठीक है, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। तो ये आपका एक और 4 मार्क्स हो गया, एक हुदूद ऑर्डिनेंस का हो गया, एक ज़कात ऑर्डिनेंस का हो गया। सही है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं विमेन। सो जिया हैड ऑप्रेसिव Zia had oppressive policies against women. Educational policies discriminated women. They were also discouraged to work in government and private sectors. And the position of women declined during Zia's time period. तो women का इन्होंने जो है ना थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करी थी कि women should live as per the Islamic laws, कि घर पे रहें। लेकिन वो थोड़ी सी अप्रेसिव पॉलिसीज थी इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एजुकेशनल पॉलिसीज में ज्यादा जो है प्रेफरेंस मेन को दी गई थी ओवर वेमेन, और इनके लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी कम कर दी गई थी। जियाउल हक का टाइम पीरियड अगर आप अपनी मामा से पूछो तो वो आपको बताएंगी कि जो
न्यूज कास्टर्स होती थी, उनको उनके ऊपर एसेंशियल हो गया था कि वो दुपट्टा सर पे रख कर आए, विच इज अ गुड थिंग एज वेल। क्योंकि अगर आप ऐसे हम्म, में तो आपको इस्लामिक लॉज फॉलो करने चाहिए, लेकिन वो ऐसे ना हो कि वो बहुत ऑप्रेसिव हो जाए, लेकिन उनके टाइम पे बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव थे वो। मतलब फिर उससे ये हम्म, होता है क्या, वो रिटेलिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस्लामिक लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती से। तो जोर जबरदस्ती करने से क्या होता है कि लोग फिर रिटेलिएट करते हैं। ठीक है। फिर हम्म, serious Shia-Sunni tensions, Ahmadis were not allowed to declare their faith or build mosques. The activities of religious minorities were limited. Any act of public worship by Ahmadi was considered a criminal offense. So मुझे खुद भी बहुत clearly नहीं पता कि अहमदी लोगों का क्या belief system होता है, but पाकिस्तान के law के मुताबिक they're not allowed to claim themselves as Muslims. I think वो लोग believe करते हैं कि शायद कोई और prophet बाद में आएंगे। तो उनके ऊपर जो है ना वो रिलीजियस माइनॉरिटी में चले जाते हैं, जबकि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लॉ उनको मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो कुछ चीजों को हम्म, ब्रीच। इसलिए मुझे खुद भी ज्यादा इसका बारे में नहीं पता, इसलिए इसको हम एज इट इज ही देख लेते हैं कि उनको जो है वो ओपनली अपने आप को बता नहीं सकते, और अगर बता देते तो आई थिंक उनके ऊपर कोई पनिशमेंट्स वगैरह लग जाती हैं या जेल चले जाते हैं। तो इनको जो है ना अपनी, ये लोग इनकी मॉस्क में हम नहीं जा सकते, ये लोग हमारी मॉस्क में नहीं आ सकते, लेकिन ये लोग आ भी जाते हैं अगर ये लोग अपना फेथ ना बताएं, क्योंकि इनके नेम्स जो है वो मुसलमानों वाले ही होते हैं। तो वी कांट डिफरेंशिएट के ये अहमदी हैं या हमारे वाले मुसलमान हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल है इन लोगों को समझना, लेकिन पाकिस्तानी लॉ में ये लोग मुसलमान नहीं है। अच्छा, फिर आ जाओ अफगान मेडिकल। अफगान मेडिकल सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव खैर इसका तो नहीं था जियाउल हक का, ये तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी टाइप थी जो कि यूएस की वजह से हो गई थी। लेकिन ये भी कभी 4 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन जो जियाउल हक के टाइम पीरियड में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो अफगान मेडिकल इज वन ऑफ देम। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जियाउल हक वॉज नॉट लाइक बाय द वेस्टर्न लीडर्स। क्योंकि वेस्टर्न, अच्छा, दो पावर्स थी। एक पावर जो है वो आपकी उस वक्त दुनिया में जो एग्जिस्ट करती थी, वो एक थी रशिया। ठीक है, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, रशिया वर्सेस यूएसए। ठीक है, दीज आर द टू स्ट्रॉन्ग पावर्स, यानी ये सुपर पावर्स है, रशिया वर्सेस यूएसए। सो जियाउल हक वाज नॉट लाइक बाय वेस्टर्न लीडर्स, व्हाई? बिकॉज वो बहुत ज्यादा इस्लामिक रूल को प्रेफर करता था। ठीक है, फिर 1979 में क्या हुआ, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया रोल्ड इनटू अफगानिस्तान। क्या हुआ कि रशिया ने कुछ अपनी बेसेस बना ली इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बिल्कुल एडजेसेंट या बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर में कौन है, हम है, पाकिस्तान। तो सोवियत यूनियन ने जब अपने बेसिस को स्टैब्लिश किया इन अफगानिस्तान, तो वेस्ट यानी यूएसए बिकेम रेडी टू प्रोवाइड अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान। व्हाई? बिकॉज यूएसए ने कहा ओके, अगर रशिया अफगानिस्तान में अपना बेस लगाएगा तो हम पाकिस्तान में लगाएंगे, और पाकिस्तान में लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान को फिर उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, मिलिट्री सपोर्ट भी देनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमी का बूस्ट, एक मिलिट्री का बूस्ट हो गया, और पाकिस्तान जो है वो वेस्ट का यानी यूएसए का एली बन गया। फ्रेंडशिप इनकी थोड़ी इंक्रीज हो गई। जब हम रिलेशंस करेंगे तो ये बात दोबारा भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक ही समझो कि रशिया ने अफगानिस्तान में अपना बेस लगाया, तो यूएसए ने पाकिस्तान में लगा दिया टू शो रशिया। अच्छा, इसमें कोई पाकिस्तान को कोई बेनिफिट ऐसे नहीं था कि यूएसए को शौक आ रहा था, नहीं। उनकी उनकी आपस में लड़ाई है। इट्स रशिया वर्सेस यूएसए, इट्स नॉट अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, इट इज बिटवीन द सुपर पावर्स। वो सुपर पावर्स जो है वो एक दूसरे को आंखें दिखाती हैं, और बीच में थोड़ा सा फायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हो जाता है। तो पाकिस्तान को क्या था, पाकिस्तान को जो है वो फ्री का, एक कह लो कि उनको इकोनॉमी और मिलिट्री सपोर्ट मिल रही थी, जस्ट बिकॉज यूएसए और रशिया आपस में लड़ते रहते हैं। फिर उससे क्या हुआ कि जिया बिल्ट एन एफिशिएंट मिलिट्री फोर्स एंड ही वाज एबल टू सेल मिलिट्री असिस्टेंस टू अदर मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री मैन पावर। तो क्या हुआ कि क्योंकि मिलिट्री सपोर्ट मिल रही है, पाकिस्तान को इकोनॉमी सपोर्ट मिल रही है, तो जिया ने इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया और अपनी मिलिट्री फोर्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया। क्योंकि आपको एक मिलिट्री सपोर्ट मिल रही है ना, आपको वेपनरी मिल रही है, आपको लोग मिल रहे हैं। सो आप अपने अपना भी थोड़ा सा फायदा देख लिया उन लोगों ने, और पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने आप को थोड़ा सा इतना बिल्ड कर लिया कि अपनी मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को देना शुरू कर दी। और इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इतनी बेस्ट हो गई
कि यूएसए अपनी मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था, तो उससे हमने चीजें सीखी, हमने चीजें बनाना बेचना सीख ली, और उसकी वजह से हमारी मिलिट्री मैन पावर भी बहुत अच्छी हो गई। फिर कराची बिकेम द बेस्ट रीजन, वाई? बिकॉज कराची के पास अरेबियन सी है, तो वहां पे नेवी की एक्टिविटीज इजीली कैरी आउट हो सकती हैं, तो इसलिए ये बेस्ट नेवल रीजन बन गया। पाकिस्तान अर्न रेमिटेंस ऑफ $4 बिलियन पर ईयर एज पाकिस्तानीज वर वर्किंग इन मिडिल ईस्ट। वही बात है कि पीछे अभी मैंने आपको बताया कि मिलिट्री मैन पावर पाकिस्तान की स्ट्रांग हो गई, क्योंकि उनको एक्सपर्टीज हासिल होना शुरू हुई, तो उससे जब मैन पावर अच्छी हुई, तो मैन पावर जो है वो सेकंड सप्लायर हम बन गए दुनिया में, कि हम अपनी मैन पावर दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में बेच सके। अब हमारी जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट जो हमारे लोग होते हैं वो मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, राइट? ये गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इस तरीके से। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानी मैन पावर जाना शुरू हो गई, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब लोग वहां अर्न करते हैं, तो वो फिर पीछे अपनी फैमिलीज को देखते हैं, जिसकी वजह से रेमिटेंस बढ़ना शुरू होती है। तो रेमिटेंस जो है वो 4 बिलियन, ये है, आपको वैल्यू याद रखनी चाहिए कि अफगान मेरेकल की वजह से रेमिटेंस 4 बिलियन हो गई थी पाकिस्तान की पर ईयर। उसके बाद जे आर डी नेशनलाइज हमने पढ़ा था, नेशनलाइजेशन हुई थी जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड पे, राइट? जिसमें क्या हुआ था कि स्कूलिंग, प्राइवेट स्कूल नेशनलाइज कर दो, इंडस्ट्रियल यूनिट्स नेशनलाइज कर दो, प्राइवेट सेक्टर को नेशनलाइज कर दो, यानी सब कुछ फेडरल मिनिस्ट्री को दे दो, और फेडरल मिनिस्ट्री से वो संभले ना संभले हमें नहीं पता, राइट? तो जिया ने क्या किया कि सारी कंपनीज को डीनेशनलाइज करा, गवर्नमेंट से लेके उनको वापस करा उनके अपने ओनर्स को, एंड पाकिस्तान एनुअल एवरेज एनुअल ग्रोथ इन द जीएनपी वो 6.2%। तो पाकिस्तान को अफगान मेरेकल की वजह से बहुत बेनिफिट हुआ, और हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो हो गई 6.2%। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। फिर आ जाओ गवर्नमेंट, जिया पास लॉज restricted the powers of court, सिविल सर्विस वाज आल्सो ब्रॉट अंडर मिलिट्री कंट्रोल, क्योंकि हमारी सिविल सर्विस बहुत ज्यादा वो थी ना, इनएफिशिएंट थी, करप्शन होती थी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या उसके लिए किया था, यूनिफाई किया था पे स्केल्स को, राइट? आपने आपको मैंने याद भी करवाया था। तो जिया ने उसको क्या किया, ये सिविल सर्विस को मिलिट्री कंट्रोल में ले लिया। फिर ही फॉर्म मजलिस शूरा एंड इस्लामिक पार्लियामेंट। जिया अनाउंस इलेक्शंस फॉर 1985 विद एन इंटेंशन दैट ही शुड स्टे प्रेसिडेंट आफ्टर इलेक्शंस। तो इन्होंने इलेक्शंस भी अनाउंस कर दिए। इनको लगा कि भाई अब मैं तो इतना कुछ कर चुका हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आ रहा हूँ, हर उसमें इस्लामिक में रूल स्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो अब मैं इलेक्शंस अनाउंस कर देता हूँ, और इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट भी मैं ही रहना चाहिए। मतलब इनकी इंटेंशन ये थी कि इलेक्शंस के बाद भी प्रेसिडेंसी जो है वो मेरे पास होनी चाहिए। तो ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्टेड फॉर फ्री इलेक्शंस, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज को हुआ कि अब एक मिलिट्री का रोल तो खत्म हो गया ना। अगर आप इलेक्शंस कर रहे हो, तो इलेक्शन शुड बी बिटवीन द गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट बिटवीन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पार्टीज, राइट? सो वो उन्होंने कहा कि भाई मार्शल लॉ खत्म करो ना, अगर आपने इलेक्शंस करवाने हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि पॉलिटिकल पार्टीज आर सपोज टू कॉन्टेस्ट आपस में। इट्स नॉट कि मिलिट्री शुड कॉन्टेस्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि मिलिट्री वाज कॉन्टेस्टिंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज। फिर जिया वांटेड इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एब्सर्ड तरीन बात कि ही वांटेड इलेक्शंस विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। व्हेन यू आर अनाउंसिंग इलेक्शंस, हाउ इज इट पॉसिबल कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उससे आउट रहे? या तो फिर आप मार्शल लॉ कंटिन्यू कर लो, या फिर आप इलेक्शन ना कॉल आउट करो। आप इलेक्शंस को कर रहे हो, कह रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज ना आए, तो उन्होंने फिर वापस से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करी। ही पास अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वर वैलिडिटी टू डिसीजंस टेकन बाय प्रेसिडेंट, बिकॉज वो खुद प्रेसिडेंट बने हुए थे। तो क्या होता है कि वो डिसीजंस लेते रहे, उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी, तो डिसीजन सारे प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेगा। ऑल मिलिट्री डिसीजंस वर लीगल, विच इज अगेन दिस इज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत के। उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री डिसीजन लेगी वो लीगल होगा, जबकि ऐसा नहीं था, वो इलीगल होते, लेकिन उन्होंने उसको लीगल कर दिया। एंड नो डिसीजन अंडर मार्शल लॉ कुड बी चेंज विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। तो मार्शल लॉ में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, विच एट दिस पॉइंट इज जियाउल हक। तो इन्होंने अमेंडमेंट्स देखो सारी ऐसी कर रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन से ना हट सके। सो दीज आर वेरी अजीब किस्म की अमेंडमेंट्स, जिससे शो हो रहा है दैट ही वांटेड टू स्टे इन द पावर। समझ आ रही है यहाँ तक मैं क्या बोल रही हूँ क्या? तो उन्होंने अभी मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ का मतलब है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ही इज द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट एट दिस पॉइंट इज जियाउल हक। उन्होंने कहा कि भाई मार्शल लॉ में
जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो चेंज नहीं हो सकते प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बगैर। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट कौन है, वही चीफ ऑफ आर्मी एंड प्रेसिडेंट कुड अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। तो ये इन्होंने अमेंडमेंट्स करी हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आ जाओ रेफरेंडम। ये भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है, व्हाट वाज रेफरेंडम। तो इसका भी मैं आपको अभी क्वेश्चंस बताती हूँ, पहले समझा दूं। इन 1984 जिया अनाउंस रेफरेंडम which stated that people were given choice that whether Islamization should continue. Islamization जो ज़ियाउल हक कहते थे कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, should continue. Yes vote was to agree with Zia and to let Zia become president for the next 5 years. And opposition asked to boycott. Only 10% were eligible to vote and Zia won with majority. So referendum में he said कि हम रेफरेंडम एक अनाउंस कर रहे हैं जिसमें लोगों को हम चॉइस देंगे कि अगर आप चाहते हो कि इस्लामाइजेशन कंटिन्यू रहे एंड यू आर वेरी हैप्पी विद जियाउल हक, सो यू कैन गिव द यस वोट एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी देन यू कैन गिव द नो वोट। ठीक है, तो ये बहुत चालाकी से इलेक्शन स्किप करके यस और नो की कैटेगरी में हम चले गए, विच इज दिस इज नॉट इलेक्शन, दिस इज अ रेफरेंडम, दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट कि आपको यस और नो की चॉइस मिल रही है। एंड यस वोट के अगर आप अग्री करते हैं तो उस, अगर आप यस करेंगे तो विच मीन्स कि जिया विल कंटिन्यू हिज प्रेसिडेंसी फॉर द नेक्स्ट 5 years। और ऑपोजिशन आस्क्ड टू बाइकॉट। ऑपोजिशन ने कहा, ऑपोजिशन इज राइट नाउ द पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच वर होपिंग टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस, उन्होंने बाइकॉट किया सिस्टम को। और इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बनाई कि सिर्फ 10% लोग एलिजिबल हुए। और ऑब्वियसली जब इतनी कम आपने इतनी चीजें आप लगा देंगे बीच में, तो सिर्फ 10% लोग ही रह जाएंगे जो वोट कर सकेंगे। और फिर वो वही लोग होंगे जिनको आप चाहते हैं कि वो वोट करें, और वो फिर अगेन वंस अगेन मेजोरिटी से विन हो गए। सो इसके क्वेश्चंस जो बनेंगे वो बनेंगे कि हु इंट्रोड्यूस रेफरेंडम। ठीक है, जिया इंट्रोड्यूस रेफरेंडम। हु इंट्रोड्यूस रेफरेंडम? रेफरेंडम नंबर 1, इसको आप एड्रेस करोगी इस क्वेश्चन में। नंबर 2, व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस? इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1984 बिफोर इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस नहीं हो रहे। व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस? इन 1984। व्हाट वाज इट अबाउट? Okay, who, when, what? What was it about? ठीक है, एंड नंबर 4, व्हाट वाज द रिएक्शन? ठीक है, तो ऑपोजिशन ने बाइकॉट किया और 10% लोग वर एलिजिबल। व्हाट वाज द रिएक्शन? ठीक है, नजर आ रहा है? जी। ये भी मैं, इसके मैंने आंसर्स लिख के आपको देने हैं। हाँ इसको आप मुझे दोगी ना आंसर करके। 4 4 मार्क के जो क्वेश्चंस मैं आपको, ये आप मुझे आंसर करके दोगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो मैं आपको लिखवा रही हूँ जिस तरीके से। फिर आ जाओ 1985 elections. Opposition asked to boycott elections. There were no political parties and no campaigns. Candidates were proposed by 50 people who were not a part of political party. People ignored opposition. The election was a triumph for Zia. An obedient cabinet was formed and Zia defeated opposition. Zia made Mohammad Khan Junejo the new prime minister from PPP. So, इंतहाई पैथेटिक किस्म के इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में ऑपोजिशन थी ही नहीं। और उन्होंने ऐसे ही चाहा था कि ऐसे इलेक्शन हो जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ना हो। पॉलिटिकल पार्टी से पहले ही बाइकआउट कर दिया था। उन पॉलिटिक जब ये इलेक्शंस होने वाले थे तो ना कोई कैंपेन हो रही थी, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती थी। उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर बनाया। खुद ही वो इलेक्शन, मतलब वो खुद ही आप अपने आप से लड़के अपने आप से ही जीते थे। इसको इस तरीके से हम रख लेंगे 1985 के इलेक्शंस को, ये खुद ही लड़के खुद ही जीत जाओ, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर साइड टू फाइट विद। आपने सबको आउट कर दिया, आप कह रहे हैं बस कोई नहीं आएगा, मैं ही कंटिन्यू करूंगा। तो मतलब ये बहुत एब्सर्ड इलेक्शंस थे। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, नंबर 1, कोई कैंपेन्स नहीं थी। अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया था। उन्होंने खुद ही जीत गए। उन्होंने खुद ही ऑपोजिशन को डिफीट कर दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और उन्होंने खुद ही मोहम्मद खान जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, तो ये हुआ था 1980 इलेक्शंस में। कभी आपसे कोई पूछे व्हाट वाज, वैसे आई डोंट थिंक ये 4 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन मैं आपको उसकी डिटेल बता रही हूँ कि क्या हुआ। नंबर 1,
There were no political parties. There was no campaign. Opposition boycotted the elections. This election was a win for Zia, and he defeated the opposition himself. He appointed Mohammad Khan Juneja as the new prime minister. यानी खुद ही अपने आप से खुद ही लड़के खुद ही जीता खुद ही समझो डिफीट कर दिया मैंने ऑपोजिशन को खुद ही अपॉइंट कर लो प्राइम मिनिस्टर को ठीक है तो 1985 इलेक्शंस वाज जस्ट अबाउट जिया डूइंग चेंजेस हिमसेल्फ so no political parties, no campaigns, no election. It was a win for Zia. He defeated the opposition and Mohammad Khan Junejo became the prime minister. ठीक है तो ये आई डोंट थिंक ये 4 मार्क्स लिए आएगा लेकिन इसको इस तरीके से हम आंसर करेंगे ठीक है अच्छा जी अब एट्थ अमेंडमेंट पे एट्थ अमेंडमेंट इन्होंने अब क्या करी 1985 ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस आर वेरी दे आर वेरी लाइकेबल क्वेश्चंस बाय सीए ये बहुत पूछते हैं In 1985, it was introduced by Zia after lifting of martial law. It confirmed all previous acts of martial law period with no right of appeal. So देखो खुद उनको पता है कि मैंने जो काम किए हैं they're illegal. Elections का मतलब होता है कि political parties are supposed to contest आपस में, right? क्योंकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इन्होंने कहा भाई देखो मैं अमेंडमेंट ये इतने क्लेवरली चीजें कर रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी वो चेंजेस कर दो जिससे ये पकड़ में आ जाए इन्होंने कहा जितना मार्शल लॉ में जितना चीजें हुई हैं जितने एक्ट्स पास किए हैं तो उस पे कोई अपील नहीं कर सकता अपील मतलब कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता उन चेंजेस को बिकॉज अगर चैलेंज करता तो वो कोर्ट में जाते तो केस होता तो ये हार जाते अगर ये अपना इन्फ्लुएंस ना यूज करें तो इन्होंने कहा मार्शल लॉ में जितनी चीजें हुई है कोई उसको कुछ नहीं कह सकता अगर किसी ने कुछ कहा तो उसने प्रेसिडेंट को मतलब चैलेंज कर दिया ठीक है और फिर प्रेसिडेंट वही के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है गवर्नर प्रोविंसेस को अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट को डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली विच फर्मली एस्टैब्लिश प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि उन्होंने सारे चीजें अपने फेवर में कर ली अच्छा मोहम्मद Ziaul Haq chose him as prime minister in 1985. Muhammad Khan Junejo worked to develop the new Muslim League Party. He called an all-party conference in 1988 to discuss the Afghan situation. He announced an inquiry into an explosion at the army weapons dump, Ojri camp in 1988, promising justice. He was dismissed from office by Ziaul Haq on 29 May 1988. So, Muhammad Junejo अब थोड़ा सा because he is the prime minister and he was chosen by Ziaul Haq. तो ये थोड़ा सा अपनी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं which was obviously in the benefit and the welfare of Pakistan. हुआ क्या कि एक ना आर्मी वेपन है जहाँ आर्मी वेपन रखी गई थी ना तो वहां पर एक एक्सप्लोजन हो गई थी उस एक्सप्लोजन को उन्होंने कहा कि इस एक्सप्लोजन की ना इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ किसने करवाया एंड सो ऑन सो फोर्थ तो जब ये इंक्वायरी इन्होंने सेट की ना तो उनको डिसमिस कर दिया गया यानी जो प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से चाह ही नहीं रहा कि कोई काम हो सके जो करना है वो जियाउल हक करे और बाकी कोई और कुछ ना करे सो वो अफगान सिचुएशन की वजह से ये जो अफगान मेडिकल हुआ था उसकी वजह से हुआ ये था कि वेपनरी ना बहुत कॉमन हो गई थी यानी बहुत इजीली पब्लिक एक्सेस कर सकती थी वेपनरी को आराम से लोग उसको बेच रहे थे जिसका जो दिल चाहे उठा के खरीद ले बगैर लाइसेंस के तो ना वेपनरी जब कॉमन हो जाती है तो क्राइम्स बढ़ जाते हैं राइट तो उन्होंने अफगान सिचुएशन को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहा थोड़ा सा एक्सप्लोजन को इन्वेस्टिगेट करना चाहा तो एज अ रिजल्ट जियाउल हक ने उनको डिसमिस कर दिया ठीक है फिर वही जो मैंने अभी आपको कहा कि आफ्टर अफगान मिरेकल guns became common on the streets which resulted in killings common in Karachi जो कि मैंने अभी बताया कि जब इतनी वेपनरी कॉमन हो जाएगी तो क्राइम्स बढ़ जाएंगे ड्रग यूज बिकेम कॉमन अलार्मिंग रेट हो गया प्रोविंसेस बिकेम डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर एज देयर वाज इंक्रीजिंग वायलेंस इन Sindh and NWFP became critical of government and it became harder to maintain law and order in 1988 at Ojri camp army dump weapon blew up and hundreds of civilians were killed जुनेजो यानी जो प्राइम मिनिस्टर थे जो मैंने अभी बताया कि ही अनाउंस इंक्वायरी एंड वाज सून डिसमिस बाय जिया एज ही गेन्ड मच पॉपुलैरिटी सो वही बात है कि जियाउल हक डिड नॉट वांट अपनी जगह पे किसी और को यानी अगर पॉपुलैरिटी है तो उनकी रहे रूल है तो उनका रहे कोई और ना आ सके ठीक है तो अगर ओजरी कैंप पे जहाँ पे आर्मी वेपनरी थी वो अचानक से अगर उसको धमाका हो जाता है तो
इसके पीछे कोई ना कोई होगा ना, इसी तुम रखे रखे तो धमाका नहीं हो सकता। तो वो इन्वेस्टिगेट करना हम्म चाहते थे कि एक धमाका हो गया, इसमें इतने लोग मर गए। तो उस पर सिंपली उन्होंने क्या किया कि ही कुड नॉट टॉलरेट, जियाउल हक कुड नॉट टॉलरेट जुनेजो गेटिंग दिस मच पॉपुलैरिटी। और अगर कोई भी पॉलिटिशियन, यानी अगर वो अवाम की साइड लेता है या थोड़ा सा इस तरीके से इंक्वायरीज लेता है, तो ऑब्वियसली अवाम उसकी साइड पर हो जाती है। तो ही कुडंट टॉलरेट दिस, उन्होंने सिंपली उसको डिसमिस कर दिया, बिकॉज एट अमेंडमेंट से क्या हुआ था कि एट अमेंडमेंट से ही गॉट द ही गॉट द राइट टू डिसमिस प्राइम मिनिस्टर। फिर आ जाओ एंड ऑफ हम्म जिया। जिया अनाउंस इलेक्शंस बट ही वाज नोन फॉर अक्यूजिंग गवर्नमेंट्स, जैसे उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को अक्यूज किया। तो फिर हम्म क्या होता है कि 1988 जिया फ्लू फ्रॉम एन आर्मी बेस बट हिज प्लेन वाज ब्लोन अप इन मिड फ्लाइट। अब ये किसी की करनी थी, किसी ने किया, मोस्ट प्रोबेबली किसी ने करवाया है ये, क्योंकि इतनी ये इस तरीके की चेंजेस कर रहे हैं, इलेक्शंस अनाउंस करते हैं, उसमें खुद ही अपने आप से लड़ते हैं, खुद ही जीत जाते हैं, खुद ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करके उसी को खुद ही निकाल देते हैं। सो प्रोबेबली किसी ने करवाया ही होगा कि उनका जो है वो जो प्लेन था वो मिड एयर उसमें एक्सप्लोजन हो गई, एवरीवन ऑन बोर्ड वाज किल्ड। गुलाम इसहाक खान बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट टू सुपरवाइज इलेक्शंस, बिकॉज इलेक्शंस इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए थे जियाउल हक ने। And Benazir Bhutto won by a majority and she became the first female prime minister. तो यहाँ पर हमारा हो गया एंड ऑफ जिया। एंड यहाँ से हम्म बेनजीर she came into the government and she became the first female prime minister। सही है। तो हम कह हम्म सकते हैं कि जियाउल हक का रूल था अच्छा, पर उन्होंने चीजें बहुत अजीब कर दी ना एंडिंग में। आई डोंट, तो क्या हो जाता है, सब अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर देते हैं और फिर मर जाते हैं। मर जाते हैं या मरवा दिए जाते हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। इसी तरीके से बेनजीर भुट्टो वाज आल्सो किल्ड। ये अभी आती हैं, अभी ये चीजें करेंगी, इवेंचुअली शी विल गेट किल्ड। तो ये दिस इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसमें लोग मरते जाते हैं। ठीक है। हम्म अब जरा हम ना थोड़ा सा रिव्यू करते हैं उसी तरीके से जैसे नहीं हमने मुझे आई थी, मुझे लग रहा है कि हमने कुछ पार्ट वहां से जुल्फिकार अली भुट्टो से भी करना था रिव्यू। कुछ रह गया था, रिफॉर्म्स तो हमने कर लिए थे बट आई थिंक एंडिंग रह गई थी, इलेक्शंस, हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तक हमने कर लिया था, अब यहाँ से आई थिंक हमने करना था। ठीक है, सो इसको जी हम रिव्यू। 1977 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस किसने कॉल किए? जुल्फिकार अली भुट्टो ने। उनको लगा कि वो इजीली विन कर जाएंगे। और इलेक्शंस किसके अगेंस्ट हो रहे हैं? दिस इज द इलेक्शन बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान नेशनल अलायंस। पीएनए जो बनी है वो 9 पार्टीज के मिक्सचर से बनी है, ठीक है। एंड उसने क्या कहा कि हम भुट्टो, उनका एम क्या था कि हम पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ लाएंगे, ठीक है। सो 1977 के इलेक्शंस अगर हम देखें, so 1977 के elections were between PPP and PNA. PNA wanted Islamic rule in Pakistan and PNA was formed after the collaboration of 9 political parties। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या? हम्म won 154 seats out of 200 और PNA won only 38। PNA ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, वोटिंग में कुछ रिगिंग हुई है, धांधली हुई है। तो पीएनए ने कहा नहीं, नहीं न्यू इलेक्शंस होने चाहिए। जैब ने कहा नहीं, कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, चुप करके बैठो। और उसकी वजह से क्या हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई, एफएसएफ मैनेज नहीं कर सका। जैब ने कोशिश करी फिर उसके बाद कि पीएनए के साथ निगोशिएट करे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसने कहा कि हम यहाँ पे दोबारा से इलेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हुआ कि ही डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी और पाकिस्तान को लगा दिया मार्शल लॉ और सारा कंट्रोल दे दिया जियाउल हक को। ठीक है। इसमें जो है फिर क्या हुआ, पहिया जैम, ऑपरेशन व्हील जैम हुआ। पीएनए की लीडरशिप को अरेस्ट किया और आरबी ने ऑपरेशन फेयर प्ले किया और जो पीएनए के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया और 2 दिन बाद जियाउल हक ने सारा कुछ सस्पेंड कर दिया बिकॉज मार्शल लॉ लग गया। ठीक है। सब हम इसको रिव्यू करते हैं दोबारा से। 1977 के इलेक्शंस किसके बीच में हुए? जी फिर से क्या 1977 के इलेक्शंस किसके बीच में हुए? पीपीपी और पीएनए गुड। पीएनए कैसे बनी थी? इसलिए बनी थी कि उन्होंने लाइक इस्लामिक रूल्स में आने थे इस्लामिक लॉ रूल लाना था और 9 हम्म पॉलिटिकल कोलैबोरेशन। जी जी दो बातें,
नंबर वन बात, 1977 के इलेक्शंस किसके बीच हो रहे हैं? पीपीपी और पीएनए। ठीक है, पीएनए कैसे बनी थी? एक कोई 9 ऑपोजिशन को कंबाइन करके बनी थी पीएनए। ठीक है, और पीएनए क्या चाहती थी? इस्लामिक लॉज है। ठीक है। अच्छा, इलेक्शंस कौन जीता? आई थिंक पीपीपी। कितनी सीट से जीते? ज्यादा सीट पीएनए को नहीं मिली थी। नहीं नहीं, ज्यादा सीट्स पीपीपी को मिली थी, 154 आउट ऑफ 200। ठीक है, ये देखो 150। से पीएनए को 38 मिली थी। यस। फिर उसके बाद क्या हम्म। हुआ, पीएनए का क्या रिएक्शन आया? उन्होंने कहा कि वोटिंग सिस्टम नहीं सही तो फिर नए इलेक्शन रखे जाए, लेकिन एग्जैक्टली, पीपीपी ने क्या बोला कि एजाज अपने उन्होंने ये कहा कि नए इलेक्शंस होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर ऑपोजिशन के बाद जो नए इलेक्शन रख दिए थे एजाज हक ने। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, लॉ एंड ऑर्डर दूसरी सिचुएशन। पार्टी। हम्म। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया? नए इलेक्शन रख दिए थे ना। हाँ, नए इलेक्शंस, लेकिन सिर्फ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, पूरे नहीं, सिर्फ कुछ में। ठीक है, लेकिन फिर हम्म। क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर और खराब हो गया। फिर क्या हुआ, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया? मार्शल लॉ इम्पोज कर हाँ, दिया था। स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई पहले, स्टेट ऑफ हाँ, इमरजेंसी। फिर फिर उसके बाद मार्शल मार्शल लॉ लॉ। का आया। मार्शल लॉ में क्या हुआ, ऑपरेशन व्हील जैम हुआ। हम्म। हम्म। और उसके बाद फिर पीएनए की लीडरशिप अरेस्ट हो गई। राइट, ये सामने और लिखा हुआ। जितने भी। पीएनए की लीडरशिप अरेस्ट हुई, आर्मी ने ऑपरेशन फेयर प्ले किया, पॉलिटिकल लीडर्स हाँ। अरेस्ट हो गए, और 2 दिन बाद जियाउल हक ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, इसको अब हम हम्म। दोबारा करते हैं सही इसको। है। जियाउल हक का रिव्यू हम कल कर लेंगे, अभी हम 1977 के इलेक्शंस कर रहे हैं। 1977 के इलेक्शंस किसके बीच में हुए? पीपीपी और पीएनए। गुड। पीएनए कैसे बनी थी? 9 ऑपोजिशन से वो कंबाइन करके पीएनए बन गया था, गुड। फॉर्म किया अच्छा, था। सही है। और पीएनए क्या चाहती थी? इस्लामिक रूल्स इम्पोज हो। गुड। इलेक्शंस कौन जीता? पीपीपी। हम्म कितनी सीट जीते? 154 आउट ऑफ 200। गुड। और पीएनए ने क्या बोला? वोटिंग सिस्टम सही नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तो लॉ एंड ऑर्डर, क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर, इसका क्या मतलब हुआ? लॉ एंड ऑर्डर, लोग बाहर निकल आते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, हाँ, सही है। मारधाड़ तो शुरू हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं उसको। ठीक है। हाँ, तो फिर उसकी वजह से जुल्फिकार भुट्टो ने इलेक्शंस रख दिए थे क्योंकि ठीक है, गुड। प्रेशर में आ गया था वो। प्रेशर में आ गया था, तो उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन रखे, लेकिन फिर क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर और वर्स हो गया। हाँ, और फिर वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी उसने लगा कर दी, दिया फिर। गुड। ठीक है, और और फिर फिर उसके मार्शल बाद लॉ। मार्शल लॉ आ गया। मार्शल लॉ आ गया, फिर मार्शल लॉ। उसके बाद फिर जो ये हाँ, ट्रक ड्राइवर्स थे वो, उनकी वजह से भी बहुत मसले आए थे, लाइक उन्होंने क्या, कौन सा ऑपरेशन किया? ट्रक ड्राइवर्स ने ऑपरेशन व्हील जैम। ठीक है, क्या, कौन सा ऑपरेशन किया? ऑपरेशन व्हील जंप। ठीक है, और फिर क्या हुआ? तो फिर एक सेकेंड, ये जो पीएनए के लीडर्स थे वो अरेस्ट हो गए थे, और ठीक है, जितने भी आर सपोर्टर्स थे ठीक है, उनको प्रिजन में डाल आर्मी दिया। ने क्या किया? आर्मी ने क्या किया? मैंने पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था क्योंकि वो हाँ, उसका देखो, ये सही कह रही हो, लेकिन ऑपरेशन क्या था, आर्मी का ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन सर्च। नहीं, नहीं। ऑपरेशन फेयर प्ले। हाँ, ऑपरेशन फेयर प्ले। सर्च लाइट याहिया खान के टाइम पर हुआ था, फॉल ऑफ ढाका। ठीक जी। है, हम वो वाला ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ, उसमें क्या हुआ, वही पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट हो गए। सही है। हम्म। और 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद वही नहीं, जियाउल हक टिक मार्शल टुक। लॉ वो तो हो गया था।
हाँ, जियाउल हक टुक ओवर। ठीक है, इसको हम एंडिंग कैसे करेंगे? तो 2 days लेटर जियाउल हक टुक ओवर। ठीक है, सही है। अब हम दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं। 1977 के इलेक्शंस किसके बीच में हुए? पीपीपी और पीएनए। पीएनए कैसे बनी? 9 ऑपोजिशन ग्रुप्स थे, वो कंबाइन करके बनी गुड। थी। पीएनए क्या चाहती थी? इस्लामिक लॉज इम्पोज हो। गुड। इलेक्शंस कौन जीता? पीपीपी। कितनी सीट जीती? 154 आउट ऑफ 200। एक्सेलेंट। उससे क्या हुआ? पीएनए लाइक उनको था कि जो वोटिंग सिस्टम है वो सही नहीं है, इट वाज रिग्ड। गुड। ठीक है, फिर उससे क्या हुआ? तो लोग, जो वर्ड वही जाए, लोग सड़कों पे आ गए थे वगैरह। लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर। ऑर्डर, सॉरी। लॉ एंड ऑर्डर तो हुआ। यार, लॉ एंड जुल्फिकार ऑर्डर की अली वजह से भुट्टो क्या को, हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो ने इलेक्शन से दिया और कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हाँ, में जाके इलेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, की फिर उससे क्या हुआ? वजह से ये नहीं था कि उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा लगा दी दी, थी, हाँ, और गुड। हाँ, फिर फिर मार्शल लॉ भी लगा मार्शल लॉ दिया था। लगाया। फिर फिर जो ये कराची में बस ड्राइवर्स थे, वो ऑपरेशन व्हील 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 जैम। क्या, यस, हाँ, व्हील व्हील जैम, जैम हुआ पहिया था। जैम। ऑपरेशन व्हील हाँ, जैम किया। आर्मी ने क्या किया? आर्मी ने वही ऑपरेशन फेयर प्ले हम्म। लगाया था, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट हो गए थे। गुड। और फिर 2 दिन बाद क्या हुआ? जियाउल हक ने टेक ओवर। एक्सेलेंट। अब देखो, ये 11 बातें हैं जो अभी मैंने आपके साथ करी है ना, दीज आर 11 पॉइंटर्स। अब मैं चाहती हूँ कि इसको ना आप फ्लो चार्ट बनाओ। सही है, ये सारी बातें आप करोगी फ्लो चार्ट में। अभी जैसे आपने ये जो रिफॉर्म्स लिखे थे वो पॉइंटर्स में लिखे थे ना, अब इसका बनाओगी हम्म। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर मेरा कोई पेज खाली हो गया। यहाँ से बना के दिखाती हूँ। आप लिखोगी टॉप पर 1977 इलेक्शंस। ठीक है, और ये जो अभी 11 बातें आपने करी है ना, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये सब आप फ्लो चार्ट में लिखना। 1977 इलेक्शंस किसके बीच में हुए थे? पीपीपी वर्सेस। पीएनए। गुड। पीएनए, अब आप बताओगी व्हाट वाज पीएनए, ऐसे नीचे लाइन डाल के। पीएनए कॉम्बिनेशन ऑफ, या सिर्फ आप लिख दो 9 पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, दीज वर हम्म। 9 पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट वाज इंटेंडेड बाय पीएनए टू रन? पीएनए क्या चाहती थी? इस्लामिक लॉ। हाँ, ऐसे आप जो है ना इसको लिखना ताकि ये आपको सही। याद हो जाए। इस्लामिक लॉ। पीपीपी कितनी सीट जीती? 154 आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200। और पीएनए कितनी जीती? 38। यस। फिर क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। और पीएनए ने क्या ये बोला? वही नहीं, पीएनए ने क्या बोला? वोटिंग सिस्टम सही नहीं है। यस, वोटिंग Just रिग। rigged। ठीक है, वोटिंग रिग। डिमांडेड हम्म। फ्रेश इलेक्शंस। पीएनए, जो जो बात पीएनए ने कही है वो पीएनए पे आप लिखोगी। ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस चाहिए थे हम्म। उन्हें। और उसके बाद क्या हुआ? पीपीपी ने बोला प्रेशर में आके, पीपीपी ने क्या तो बोला? वही नए इलेक्शन रख देते हैं। न्यू इलेक्शंस ओनली इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, हम्म। सब जगह नहीं, जस्ट इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कुछ हलकों में हम्म। कहेंगे कि वहां पे हम करवा देते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिर उसके बाद ऑपरेशन व्हील जैम। उससे पहले खैर स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी, ये पहले आएगा। जी, एक, मार्शल लॉ के हाँ, मार्शल लॉ ये नहीं पहले था आएगा। कि यस। अरेस्ट हो गए थे हाँ, वो बाद में पीएनए आएगा, के पहले लोग। स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट हाँ, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी और मार्शल लॉ। फिर मार्शल लॉ। यस, गुड। ऐसे जो है ऑपरेशन। ना आपका बनेगा। ये आप थोड़ा तमीज से लिखना, मेरे पास तो जगह नहीं थी तो मैं ऐसे इसको इतना राइट। गंदा करना नहीं। और फिर इसके हम्म। बाद ऑपरेशन व्हील व्हील जैम। जैम। और फिर आर्मी ने क्या किया? ये ट्रक ड्राइवर ने किया, एक आर्मी ने भी किया। आर्मी का ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन फेयर प्ले।
यस, वेरी नाइस। ऑपरेशन फेयर प्ले, और इसके बाद ऑपरेशन फेयर प्ले में क्या हुआ? पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट हो गए। और जज अपने टेक ओवर ले लिया। एक्सेलेंट, पूरा आपने इस वक्त 1977 के इलेक्शंस याद कर लिया। पॉलिटिकल लीडर हम्म। अरेस्टेड, और 2 days लेटर जिया आ गया। जी। तो एग्जैक्टली ऐसे ही, बहुत अच्छा सा तमीज से जैसे आपने काम किया था ना कलरफुल पेन से, वैसे ही ये फ्लो चार्ट हम्म। बना लो फॉर 1977 के इलेक्शंस, ठीक है। और जो मैंने आपको फॉर्मेट हम्म। से क्वेश्चन दिए हैं ना, जिसमें मैंने आपको फॉर्मेटिंग करवाई है कि व्हेन वर दे अनाउंस, हु इंट्रोड्यूस्ड इट, इस तरीके से, ठीक है। सही है। वो आंसर कर लो। और ये, तो अब आपका क्या होगा? नंबर 1, एक आप बनाओगी 1977 इलेक्शंस का फ्लो चार्ट। हम्म। नंबर 2, 4 मार्क के क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं ग्रुप पर, हम्म। ठीक है। नंबर 3, प्रिपेयर वही प्रेजेंटेशन मेरी स्लाइड से ऑन, सही है। प्रिपेयर प्रेजेंटेशन फ्रॉम, ये कौन से एराज हैं जो अब हम स्टार्ट करेंगे? आई थिंक 1988 टिल 19। फ्रॉम 1988 टिल 1999। सही है, ये थर्सडे को होगा ना? ये थर्सडे को होगा, ठीक है। सही है। तो ये काम आपने करने हैं क्लास से पहले इंशाल्लाह। सही है। हम्म। फिर ये मुझे ठीक फ्लो है। चार्ट भेज देना ग्रुप पर, मुझे टैग कर देना ताकि मुझे पता हो कि ये चीज मैंने देखनी है। सही है? सही है। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम जो है मिलेंगे थर्सडे को, ठीक है ईशान। सही है। चलो, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।